अच्छा मोहतरम, ये पेज नंबर 9 निकालें कल वाले नोट्स का, पेज नंबर 10। ओके। अच्छा जी, कल वाले नोट्स का पेज नंबर 10 निकालने, ये साथ ने बोलते रहने, इसकी टेंशन ना लें आप लोग। पेज नंबर 10 पे हमने पढ़ा था कि कल जो पढ़ा था उसको छोड़ें, अब कर लें बातें जो भी करनी है। इधर ये एसी चला दें भाई आके। सवाल मोहतरम ये है, पहले एसी चला दें। सवाल मोहतरम ये है कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक हाउस है सेनेट और एक हाउस है नेशनल असेंबली। तो पहली बात तो ये है कि दोनों हाउसेस का दफ्तर अलग होगा, उनका दफ्तर एक नहीं होगा। ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर, दोनों हाउसेस का दफ्तर अलग होगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, नौकरियां दोनों हाउसेस की कॉमन दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर सुबह 2 बजे तक दोपहर सेनेट में होता है, 2 बजे के बाद जो है वो नेशनल असेंबली में चला जाए। कोई ऐसी क्रिटिकल पोस्ट है तो वो दोनों जगह कॉमन दी जा सकती है। हाउएवर नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड, दोनों हाउसेस के लिए कॉमन नौकरियां दी जा सकती हैं। तो लिखें, एक बंदा दोनों जगह इंजीनियर हो सकता है, एक बंदा दोनों जगह इंजीनियर के तौर पे काम कर सकता है, एक बंदा दोनों जगह इंजीनियर हो सकता है। नेक्स्ट, अब सवाल यह है कि अब्दुल्ला कुछ कॉपीज ला दें, 10-15 कॉपीज लें। अब सवाल यह है कि इन लोगों में जो हायरिंग होनी है, यानी कुछ स्टाफ नेशनल असेंबली में रखा जाएगा, कुछ सेनेट में रखा जाएगा, कोई टाइपिस्ट होंगे, कोई गार्ड होंगे, कोई और लोग होंगे, इनको नौकरियां कौन देगा? तो पॉइंट 2 कहता है कि नौकरियां देगी मजलिस शूरा, लेकिन ये तो एक इदारा है। तो पॉइंट 3 ने क्लियरली बता दिया कि मजलिस शूरा से मुराद मेरी स्पीकर और चेयरमैन है, ये लोग असल में नौकरियां देंगे। ये था जी आर्टिकल 87। सेक्रेटेरिएट्स यानी उनके दफातर में नौकरियां, सेक्रेटेरिएट्स के नाम से पेपर में सवाल आएगा। तो मजलिस शूरा में रेगुलेट, रिक्रूटमेंट का मतलब है हायरिंग, may regulate the hiring of persons appointed to secretarial staff of both houses. The speaker or chairman may, with the approval of president, make rules regarding regulating the recruitment and hiring of persons appointed to secretarial staff of both houses. Secretarial staff of both houses. Secretarial staff से मुराद लिखें employees. Secretarial staff से मुराद लिखें employees. ओके, तो पॉइंट 2 और 3 की हेडिंग है नौकरी कौन देगा। फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगी, यानी बनेगी कैसे? फाइनेंस कमेटी में स्पीकर होगा और चेयरमैन होगा। स्पीकर किसका होता है, कल पढ़ा था, नेशनल असेंबली का, और चेयरमैन सेनेट, और इसहाक दाद साहब होंगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस कमेटी में ये 3 लोग होंगे या और कोई बंदा जो नेशनल असेंबली या सेनेट बता दे। फाइनेंस कमेटी का काम क्या है? कुछ भी नहीं, फारक काम है। काम इसका ये है बस खर्चे देखना, किसके? नेशनल असेंबली के और सेनेट, दोनों के खर्चे, जैसे बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह। द एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट शैल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट एक्टिंग ऑन द मशवरा ऑफ फाइनेंस कमेटी। द फाइनेंस कमेटी में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर्स। तो ये सवाल आएगा नौकरियों के एतबार से, रिक्रूटमेंट, और ये आएगा एक्सपेंडिचर्स। ये मेन बात है। नौकरियां किसने देनी है, आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है। खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, ये आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। ओके, चलें जी, जरा सेल्स टैक्स का पहले सवाल फारिग कर लें, पता चले फिर उसके लिए टाइम ही ना बचे एंड पे। चैप्टर नंबर 21, ओके लेट्स स्टार्ट।
सेल्स कल हो गई थी, आज हम परचेज की तरफ मूव करते हैं। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स टैक्सेबल गुड्स, टैक्स दिया होगा जी, बिल्कुल दिया होगा। ये कल वाला हमने फॉर्मेट खोला हुआ है, मैं उसी को आगे लेके चल रहा हूं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अब लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, बस ठीक है। परचेजेस रजिस्टर्ड सप्लायर से कितने की चीजें जी? 3000। इसको अंदर वाले कॉलम में लिख लेते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग मटेरियल टैक्सेबल है और रजिस्टर्ड बंदे से खरीदा, रजिस्टर्ड बंदे से खरीदा है और चीजें भी टैक्सेबल हैं, तो 17% पे किया होगा। इट इज ऐसी अच्छे बोले, हम घर में बैठे होते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। टैक्सेबल पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर टैक्सेबल सेल, फॉर, लेकिन अभी इसकी टेंशन ना लें किस सेल के लिए है, अभी बस ये समझे कि ये वर्किंग 2.1 में डालना है। वर्किंग 2.1, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल हलाल फॉर टैक्सेबल सेल, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल। परचेज पे साथ साथ 17% लगाते रहे। परचेज की अमाउंट जी जी, इसके बाद में टुकड़े कर देंगे। दिस परचेज इज फॉर टैक्सेबल सेल। टैक्सेबल सेल से मुराद होगा, अगर सवाल साइलेंट है, टैक्सेबल एट 17, टैक्सेबल एट 0, अनलेस के टैक्सेबल के साथ ब्रैकेट में कोई लोकल या इस तरह का लफ्ज़ लिखते हैं। टैक्सेबल पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर एग्जेम्प्ट सेल। मैंने जगह छोड़ी है पोर्शनमेंट के लिए। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर एग्जेम्प्ट सेल जी, हाँ जी, 3 इंटू this is purchase of packing material for exempt sale. Okay. Exempt goods, तो हमें डीओजी ने काटा कि हम टैक्स दें। आगे गुड्स तो टैक्सेबल हैं, लेकिन खरीदी किससे हैं, तो इन दोनों को इग्नोर करें, 70 और 95 को। जी मोहतरम, परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स ऑफ ₹70। आगे परचेज ऑफ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस ऑफ ₹95। इग्नोर नहीं, इग्नोर। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। चलें जी आगे चलें, एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। साथ वाले के रजिस्टर पे पहले लिखते हैं, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, पर रजिस्टर पे लिखना था, जबानी नहीं याद करना था। पॉइंट फोर मरने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए मरे जा रहे हैं? अच्छा नहीं, को जवाब नहीं देना होता थी बात। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड। आपको फील हो रहा है आजकल हम मंजिल की तरफ रवा दवाएं और मंजिल निहायत ही करीब नजर आ रही है। अच्छा, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड, इसमें कुछ पड़ा हुआ है। हमारा सफर शुरू हुआ था टैक्स ईयर की डेफिनेशन से। अल्लाहु अकबर। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड, रोना नहीं, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर ऑफ 2 लाख, जो कि इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर को इधर पड़ा रहने दिया तो ये फिर इस नॉर्मल 90% के रिस्ट्रिक्शन से गुजर जाएगा, तो इसको मशीन की तरह आपने डील करना है, और इनपुट मशीन का और ECR इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का अलग से आया करेगा। तो इसको निकालें इधर से, कितने 200, और इस पर लाल इसको बना दें, काली लाल नहीं, इसको लाल बनाना है, इनपुट मशीन या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर जी। परचेज पे साथ साथ 17% लगाते रहें।
सर लाल से तो आप खुद ही पढ़ना। अच्छा जी, वैसे कैसा गुजरा कल का दिन? एंजॉय किया आपने छुट्टी? एंजॉयड अ लॉट गाइस, आई विश मैं भी छुट्टी कभी। अच्छा, दूसरा बुलेट मारें जी। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 का जो वेयरहाउस के लिए खरीदा है, और एसी 30,000 का जो ऑफिस के लिए खरीदा है। तो लिखें इट इज फिक्स्ड एसेट बट नॉट अ प्लांट। ये फिक्स्ड एसेट है लेकिन प्लांट नहीं है, तो इसलिए इसकी परचेज डेड हो जाएगी। तो फिक्स्ड एसेट सिर्फ कौन से की परचेज रिकॉर्ड होती है? मशीन की और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की। ओके, कटें -50 और -30 परचेज ऑफिस नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹50। तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारी बात का उल्टा बोलूंगा। परचेज ऑफ एसी ऑफ ₹। आप लोग रिलैक्स रहें, आप लोग रिलैक्स रहें, आप लोग रिलैक्स रहें। टिक लगाने साथ, हाइब्रिड में जगह तो लेट जाएं। ओके चलें जी, ये एडजस्टमेंट्स पढ़ें। हाँ, नोट्स दे दो इनको जिस चीज को चाहिए। हाथ खड़ा रखे उन चीज से जिनके पास नोट्स नहीं है चैप्टर 2 के। ये 3 स्टूडेंट्स को दे दो, इधर भी 2 हैं। सासा इनसे पूछते भी रहो कल क्यों नहीं आए। ओके, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें जी। अगली एडजस्टमेंट पढ़ें जी, इधर फर्स्ट रो में भी दे दो। अब दूसरी क्लास में जाके पूछ लो, और तीसरी तो आपकी अपनी ही क्लास है, उसकी तो टेंशन नहीं है मुझे। अल्लाह अकबर, लेट आने। अच्छा मोहतरम, परचेजेस में इंक्लूड है 30,000 की परचेज ऑफ पैकिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है। उधर बांट दो फिर सफा, फिर मैं अगली बात करता हूँ। ये ना बांटो, ये तो कल आया था, आज वैसे ही ले रहे शुगर लगाने के लिए। और कोई रह गया उधर? चलो ठीक है, चलो जी, तीसरी तो आपकी अपनी क्लास है। चलें जी, परचेज इंक्लूड अमाउंट ऑफ 30,000 पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हाउएवर ओनली 30% ऑफ गुड्स वर सप्लाइड ड्यूरिंग फरवरी। हमने पैसे दे दिए हैं 30,000 के, हमने पैसे दे दिए हैं 30,000 के, लेकिन उसमें से 30% चीजें यानी 9,000, उसमें से 9,000 की चीजें आई हैं जिनका बिल भी सप्लायर ने भेज दिया है। याद रखिएगा, जब हम परचेज कर रहे हो ना, तो परचेज इनवॉइस का लफ्ज हम बोलते हैं, सेल इनवॉइस का लफ्ज नहीं बोलते। उसने बिल इशू किया है और हमने चीजें रिसीव करके परचेज की इनवॉइस रिसीव की है। आप मुझे बताएं कितनी चीजें आई हैं और उसके साथ कितने बिल आए हैं? 9,000 की चीजें आई हैं और 9,000 के ही बिल आए हैं। अगली बात लिखें, इट मीन्स वी डू नॉट होल्ड इनवॉइसेस। इट मीन्स वी डू नॉट होल्ड परचेज इनवॉइसेस। ऑफ ₹21,000. It means we do not hold purchase invoices of ₹21,000. जी मोहतरम, 21,000 की परचेजेस की इनवॉइस हमारे पास नहीं आई। कितनों की आ गई है वैसे इनवॉइस? आपको कुछ लग रहा है, फील हो रहा है? कहते हैं कि 30% चीजें आई हैं और साथ ही उनकी इनवॉइसेस भी आई हैं। इससे इंप्लाइड मतलब क्या निकलेगा कि 70% चीजों की इनवॉइसेस अभी तक। भाईजान, सेल के लिए इनवॉइस जरूरी नहीं होती, बस सेल के लिए बस चीजें चले जाए काफी हैं। परचेज के लिए लॉ मेकर बड़ा कंजूस है। परचेज के लिए चीजें आना भी जरूरी है, साथ इनवॉइस आना भी जरूरी है। अब परचेज में इनवॉइस तो आई नहीं, अब क्या करें? परचेज को रिकॉर्ड करें या उतनी परचेज को फिलहाल डिले कर दें जब तक के बिल ना आए, फिर अगले महीने में डिले कर दें, डेड कर दें, जो मर्जी समझ लें। डेड तो नहीं करना, डिले ही कर दें, बेहतर है। तो अगले महीने फिर कभी इस परचेज को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिलहाल मुझे बताएं हमारी परचेज में कितनी परचेज पड़ी है? 30। उसमें से कितने की इनवॉइसेज हैं हमारे पास? इसका मतलब है जेन्युइन परचेज है 9 और पड़ी कितनी है? 30। अब नेट से एंट्री कर लें, शायद ऐसी एडजस्टमेंट से नेट भी चल जाए, कोई मसला नहीं, बेहतर है आप अलग अलग कर दें।
सोल्यूशन में मैंने किताब में जहां कहीं ये पास पेपर का सवाल आया हुआ नेट से एंट्री की हुई है। बेहतर है हम अपने नॉर्मल तरीके से चलते हैं, नेट से एंट्री नहीं करते। परचेजेस में कितनी परचेज पड़ी है? 30। उसमें से कितनों की इनवॉइस आ गई है? कितनों की इनवॉइस नहीं आई? 21 की। तो ऐसा करते हैं, 30 की परचेज पड़ी है उसे निकाल देते हैं -30 और रिकॉर्ड कर दें परचेज फॉर विच इनवॉइस इज रिसीव्ड। लिखें परचेज फॉर विच इनवॉइस इज रिसीव्ड, ऐसी परचेज जिसकी इनवॉइस आ गई है जी। कितना? 30 इंटू 30%, कितना आ गया? 9000। परचेज पे 7 कितने रुपए आ गया? 2 रुपए। 1.5 आ रहे ना, 2 रुपए कर दें इसको। परचेज फॉर विच इनवॉइस इज रिसीव्ड, सेक्शन 7 लिख लें साथ, सेक्शन 7 का 1, सेक्शन 7 के 1 में लिखा हुआ है। भाईजान लेट आ रहे हो यार, बैठो भाई, तुमने तो परेशान ही कर दिया हमें। तो 30,000 की परचेजेज हैं, उसमें से 30% चीजें आ गई हैं, साथ उनके बिल भी आ गए हैं। तो कितने परसेंट चीजें और बिल नहीं आए? 70%। नेक्स्ट, वायर्स और केबल्स 50,000 की हैं और सैनिटरी फिटिंग्स 90,000 की हैं। ये आइटम्स आप यूज कर रहे हैं फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए। तो बता दें, अगर ये फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था पेज 458 पर के गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज पेंट, इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स, बट गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल। लेकिन अगर ये सेल के लिए लिए तो फिर और बात है। तो जाके देखें, ये हमने सेल के लिए नहीं ली, बल्कि ये हमने ली हैं फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर इस परचेज को क्या कर दें? डेड कर दें। लेकिन पड़ी हुई है तो फिर माइनस करना जरूरी होगा। जी बोलें। -50 -90। परचेज ऑफ वायर्स ऑफ रुपीज, परचेज ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ रुपीज 90। निकाल दिए। इसको प्रोटोकॉल देने के लिए अलग से इसको डाल शो करते हैं। दोस्त किधर है आपका? आगे बैठे। ओके, अगला बुलेट पढ़ें जी। एक्सपोर्ट इंक्लूड सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹20,000 टू अ रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। हॉर्न फ्री जोन का मतलब क्या होता है? हॉर्न फ्री जोन, जहां पे हॉर्न बजाने की इजाजत। तो जोन का मतलब होता है इलाका, जोन का मतलब होता है इलाका। डेंजर जोन, साइलेंस जोन, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइलेंस जोन, लाइब्रेरी साइलेंस जोन। ये 10 दफा दिन में बोला करें, फिर लाइब्रेरियों में शोर खत्म होगा। सुनने में ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। लाइब्रेरी जोन, साइलेंस जोन। अच्छा चलें वापस आ जाएं, फिर और बातें शुरू होगी थी। जोन क्या होता है? जोन इलाका, जोन होता है इलाका। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में कोई इलाका होगा जहां से एक्सपोर्ट होती होंगी चीजें। हमने एक्सपोर्ट सेल जो हमारी है 1 लाख की, इसमें हमने डालनी है वो चीजें जो कि हमने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को बेची हैं। आप बताएं, अगर मैं किसी ऐसे बंदे को चीजें बेचूं जो खुद एक्सपोर्टर है, तो मेरी सेल एक्सपोर्ट है या उसकी? तो उसकी एक्सपोर्ट सेल है, तो मेरी तो एक्सपोर्ट सेल ना है। तो इसको रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट लेंगे। ये एक्सपोर्ट सेल है कितनी? 100 में से माइनस करें 20, 100 में से माइनस करें 20, और इसको ले जाएं सेल टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। हमारी सेल 0 रेट होगी या आगे उसकी सेल 0 रेट होगी? तो 0 रेट सेल से निकाल के टैक्सेबल में डाल दें। लेकिन टैक्सेबल की वर्किंग कर रहे हैं हम, तो यहां से निकाल के फिर टैक्सेबल में डाल दें 20 नहीं, ट्राई करो 20। .6
exempt sale include distribution of free samples of exempt goods. Value of such goods is 10,000. जी बताएं क्या करें? अच्छा चले मुझे ये बताएं कि होंडा एटलस कार अगर बेच रही है गाड़ियां तो 100 गाड़ियां बेची, यार उधर ही ना रहा करें, जो बात हो रही हो वो सुना करें, फिर इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आप लोगों की चीजों में। होंडा एटलस कार बेच रही है गाड़ियां, तो 100 गाड़ियां बेची और 2 गाड़ियां सैंपल के तौर पे दे दी, तो सेल कितने पे बुक करेगी? 102 पे। इसी तरह होली कुरान बेचने वाले ने 10 कुरान बेचे और 1 सैंपल के तौर पे दे दिया, सेल कितने पे बुक करेगा? 11 पे। लेकिन ये 11 की एग्जाम्प्ट सेल होगी। ये नहीं कह देना कि उसमें से 10 कुरान जो है वो एग्जाम्प्ट डालें और एक जो सैंपल पे बेच दिया वो टैक्सेबल डालते हैं, भाई वो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। तो इसलिए एग्जाम्प्ट सेल में एग्जाम्प्ट सैंपल का पड़े होना कोई मसला नहीं, ये एग्जाम्प्ट ही रहेगी, ये टैक्सेबल नहीं हो जाएगी क्योंकि खुद एग्जाम्प्ट है। हाँ अगर लिखा होता ना एग्जाम्प्ट सेल में पड़ा हुआ है फ्री सैंपल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, फिर और बात होती, फिर निकाल के टैक्सेबल में डाल देते। अभी इसको पड़ा रहने दें। तो आई कैप ने तो कुछ ऐसे लिखा था 50 के साथ स्टार डाल के इंक्लूडिंग 20, इंक्लूडिंग 10, इसमें 10 पड़ा हुआ है, बस इस तरह स्टार डाल के आप भी लिख दें इंक्लूडिंग 10, यानी 10 इसमें पड़ा हुआ है, लेट इट बी, पड़ा रहने दें। बैग मेकर का लेटर पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें, आपका ही है। बैग में अगर सिगरेट की डब्बी खुदा ना खास्ता पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें, हद होगी, इस्तेमाल कर करके फेंक दें। ओके, VII। अच्छे बोले हम घर में बैठे हुए थे, VII, अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 इज इंपोर्टेड फॉर यूज इन एग्जाम्प्ट सेल, फॉर मशीन यूज्ड इन परचेज ऑफ मशीन, लाल क्या कहता है, चले रहने दें। परचेज ऑफ मशीन, ये 12 जनवरी में पढ़ना शुरू होता है, मार्च में जाके क्लियर होगा ये। फॉर एग्जाम सेल। अच्छा छोड़ें यार, आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आपको मोटिवेट किया जाए। ये चीज तो पढ़ा करें यार आप लोग। अच्छा, परचेज फॉर एग्जाम सेल, परचेजेस पे साथ साथ क्या लगाते रहे? 17% लगाते रहे, 50 into 17%, 9। Okay, don't take पंगा because पंगा is not चंगा। चले पॉइंट VIII, सेल्स टैक्स क्रेडिट। इनपुट के लिए टैक्स क्रेडिट क्लास इसलिए यूज होता है, इसको इनपुट लिखें, इनपुट के लिए टैक्स क्रेडिट क्लास इसलिए यूज होता है, वैसे आउटपुट के लिए भी कभी कभी आई प्लस यूज करता है, टैक्स डेबिट। इनपुट के लिए ना टैक्स क्रेडिट क्लास इसलिए यूज होता है क्योंकि ये माइनस होना होता है न्यूमेरिकल के फेस पे, इसलिए टैक्स की छूट टाइप इसको समझ लें। तो टैक्स क्रेडिट का मतलब लिखा करें इनपुट, और टैक्स डेबिट आ गया खुदा ना खास्ता कभी लफ्ज तो वो आउटपुट होगा। बहरहाल टैक्स क्रेडिट बेनिफिट है, इनपुट को बेनिफिट कहते हैं, तो इसको टैक्स इनपुट लिख लें। इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी अमाउंटेड टू 245, वो एडजस्टमेंट जो इतनी सी आती थी और हमेशा आती थी, आज उसने भी एक रंग दिखाया गिरगिट की तरह, फुल स्टॉप। वो आगे बोली और यार चुप तू भी बोलने लगी, आप कहते हैं हाँ मैं भी बोलूंगी, सबको आगे बोलने का राइट है तो मैं भी आज बोल के दिखाऊंगी। चल बता क्या मसला तेरे में। अच्छा ये वैसे अमाउंट क्या है 245? ये 245 वो अमाउंट है जो पिछले महीने हम इनपुट माइनस करना चाह रहे होंगे। ये पता है 245 क्या है? आज पूरी तफसील से सुन लें। जब कभी जनवरी का न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ होगा ना, ये तो हम फरवरी का कर रहे हैं, जब कभी जनवरी का न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ होगा ना, तो जनवरी के न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो हमने वर्किंग 1 में परचेजेस डाली होंगी यहां, इस काली को हम लेके गए होंगे इधर और काली को तकसीम करके यहां निकाला होगा और ब्लू डब्बे में इसको डाला होगा, इधर देख ही नहीं रहे। फिर इस इनपुट को न्यूमेरिकल के फेस में हमने माइनस करने की कोशिश की होगी। जब इस इनपुट को न्यूमेरिकल के फेस में माइनस करने की कोशिश की होगी तो लोअर ऑफ की वजह से 245 खुदक के बाहर आ गया होगा कि मैंने नहीं माइनस होना, जम मार के ना 245 ऐसे करके एकदम बाहर आ गया होगा कि मैंने नहीं माइनस होना, मुझे अगले महीने माइनस करना। ये असल में जनवरी की परचेज होती है 245, ऐसा ही है ना। जनवरी का वो इनपुट जो जनवरी में माइनस, फिक्रे का उर्दू तर्जमा तो यही है, इनपुट ऑफ जनवरी जो जनवरी में माइनस नहीं हो सका। असल में जनवरी में कोई चीजें हमने खरीदी होंगी, उसका इनपुट जनवरी में माइनस नहीं हो सका होगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ 90%। इसमें पड़ा है एक और इनपुट 1,20,000 का, यानी ऑब्वियसली चीजें तो जनवरी में खरीदी होंगी ना, फिर
इसमें एक इनपुट पड़ा है 1,20,000 का, जो कि कीमियाई चीज का है, विच कुड नॉट बी यूज्ड। जागते रहना भाइयों। ओ यार, आपको एक चीज बतानी थी, कल से शुरू हो रहा है लॉसेस का चैप्टर, उसमें यानी सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन आ रहा होगा और फिर अदर सोर्स में लॉस आ रहा होगा, फिर हमने देखना होगा उसको नेट कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए लॉसेस का पूरा चैप्टर एक सिलेबस में ऐसा है जिसके लिए अकल चाहिए। तो आप लोगों ने बस नींद पूरी करके आना है, ये इंश्योर करना है। जितने दिन लॉसेस का चैप्टर चल रहा है ना, घर वालों को जरा साइड पे मुझे सोने दें, 6 घंटे कम से कम नींद पूरी करके फ्रेश माइंड के साथ आपने आया करना है। तो इसलिए लॉसेस के चैप्टर में जरा ध्यान रखिएगा, कल से लॉसेस के न्यूमेरिकल्स हमने शुरू करने हैं। अच्छा जी, सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी इज 245। जनवरी के महीने का इनपुट है 245। इसमें एक इनपुट पड़ा है 1,20,000 का, जो कि एक केमिकल में हमने पे किया है, विच कुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट से पहले यूज नहीं हो सका, यानी हम सेल करना चाह रहे होंगे, नहीं हो सका, कोई बंदा नहीं आया और वो केमिकल अब एक्सपायर हो गया। एंड दैट वाज कॉन्सिक्वेंटली ठा इन फरवरी 17, और हमने अपने महीने में इसको ठा कर दिया। अब मुझे बताएं, हमने क्या पढ़ा था कि डिस्ट्रॉयड गुड्स पर, 3-4 सफे पीछे, डिस्ट्रॉयड गुड्स पर इनपुट माइनस करने की इजाजत है या नहीं? नहीं है। द इनपुट, पेज 486, द इनपुट इन रिस्पेक्ट ऑफ शैल नॉट बी, डिस्ट्रॉयड चीजों पे इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं। अब जनवरी में तो हम ले चुके हैं और रिस्ट्रिक्शन की वजह से पूरा माइनस नहीं हो सका था। अब फरवरी में चीजें क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या अब ये इनपुट को जेन्युइन रहने दें या अब जाली करार दे दें? क्या 245 की परचेज में ऐसी परचेज का इनपुट पड़ा होना चाहिए जो परचेज डेड हो चुकी है? तो डेड परचेज का इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये क्या हमारे महीने की परचेज में पड़ा है कि वर्किंग वन में से माइनस करूं, या ये पिछले महीने के इनपुट में रिकॉर्ड हुआ था? पिछले महीने का इनपुट हमारे न्यूमेरिकल के फेस पर आता है ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से। तो ब्रॉड फॉरवर्ड के अंदर पता चला कि एक जाली चीज पड़ी हुई है। जिंदगी में ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रॉड फॉरवर्ड में जाली चीजें पड़ी हो, तो जहां पड़ी हो वहीं से निकाली जाती है या कहीं और से निकाली जाती है? वहीं से निकाली तो बैग के अंदर अगर कैलकुलेटर, बैग के अंदर अगर कोई सिगरेट की डब्बी पड़ी है तो बैग से निकाली जाएगी या जाके एसी में से निकाली जाएगी? जादू की क्लास हो रही है इधर। तो जो चीज जहां पड़ी है उसको वहीं से निकाला जाएगा। तो ये पड़ी किस में है? सेल में। हाथ धो गई है पूरी। ये पड़ी किस में है? ब्रॉड फॉरवर्ड में। तो जहां पड़ी है वहां से निकाल दें। इंशाल्लाह इकट्ठे निकालेंगे इसको, टेंशन नहीं, बंदे बंदे बुलाएंगे और पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, शुक्र है सारी फिगरें 100 पे पड़ी हुई हैं, इसलिए हम 7-7 17 लगाते रहे हैं, पता चले लिखा होता। अच्छा, सारी फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। नहीं चलेगा। अब कैलकुलेटर पकड़ो, अब तो टोटल्स होने हैं। तो इस एडजस्टमेंट को मैंने छोड़ दिया। अब आप शुरू करें। भाई फिकर बता। एग्जेम्प्ट गुड्स में उसने कहा था एग्जेम्प्ट सैंपल पड़े हैं, तो जब एग्जेम्प्ट सैंपल का एग्जेम्प्ट सेल में पड़े होना कोई मसले की बात नहीं है। 1260। आज वजीर ने कहा बादशाह सलामत को बुलाया जाए। बादशाह सलामत आए। बादशाह सलामत आप क्या कहेंगे? काली को बुलाया जाए। बादशाह सलामत आज काली हाजिर है, आज लाल भी है। $434। काली को बुलाया जाए। इसको थोड़ा सा करीब करके क्यों मैं लिख रहा हूं 1390 पे? और भी चीजें होंगी। तो लाल को हाजिर किया जाए। लाल को हाजिर किया जाए। लाल बोले। बादशाह सलामत अब आप जाएं, टोटे टोटे करना हमारे जिम्मे, सही टोटे करना, वरना फिर आपको पता है पोर्शनमेंट अगर सही ना करें तो वो पनिशेबल है। बादशाह ये प्रोविजन हमें भूल गई हुई है, और ये प्रोविजन, ये जो है पोर्शनमेंट, ये प्रोविजनल है। साल के एंड पे एक फाइनल एडजस्टमेंट होगी। बादशाह सलामत प्लीज ऐसी बातें ना करें, हमने रिवाइज नहीं किया हुआ।
अच्छा, कितने लोगों को पता चल गई ये बात? ये एडजस्टमेंट प्रोविजनल है, एक फाइनल एडजस्टमेंट होगी साल के आखिर में, ठीक है? जो सबसे आखिरी चैप्टर में सबसे आखिरी लाइन हमने पढ़ी थी, वो लाइन पढ़ते हुए मैंने बहुत रोना था कि ये पूरी किताब की आखिरी लाइन है, प्रोविजनल और फाइनल एडजस्टमेंट, लेकिन उस वक्त रोना मुझे भूल गया, किसी दिन अलग से रोएंगे। अच्छा अभी रो लें। पेज 436 436 डिवाइडेड बाय 1390 मल्टीप्लाइड बाय 1260। 436 डिवाइडेड बाय 1390 मल्टीप्लाइड बाय 80 60। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के साथ कोई लिखा हुआ है फॉर, तो इसको सब में डाल दें फिर। 9 क्या होता है? 34 डिवाइडेड बाय 1390 ज़रब 1260। आ गया मैं। अब किसी ने कमेंट्स में कहा था कि मोहतरमा हमें भी कहा करें, मोहतरमा आ गया हुआ है। अब कोई मोहतरम जो है वो ये बता दे कि ये ठीक है, राय को रिस्पेक्ट दिया करें जी। 2 1। चलें जी, इनको तोते 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 करें। तुम्हें तोते करना आवे? कैलकुलेटर पत्रो ऑन तो बटन दबाओ। 34 लिखो, इस तरह ढीला छोड़ो और ये उंगलियां तैयार रखो। 2, ये वाली 2 बंद करो, अंगूठा साथ मिलाओ, ये 2 छोड़ दो, आवाज निकालो मुंह से जो मैंने की थी। टैक्सेबल और 0 रेट ट्राई करो दोबारा। ये 3 उंगलियां बंद करो, अंगूठा साथ मिलाओ, 2 छोड़ दो। 1260 रेटी में। पेड़ वैसे बैलेंसिंग आ सकती है, वैसे क्या ऐसे भी आ सकती है, मुझे पता तुम्हें तोते करना आवे। अच्छा जी, आप जी यहां से शुरू कर दें, फिगर्स को लिखना, फिगर्स को लिखना शुरू कर दें। दिस परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल इज फॉर 32। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल, इस तरह हाथ छोड़ 4 उंगलियां बंद करो, अंगूठे से गैदर करो, 1 उंगली ढीली छोड़, तुमने बोला ऐसा। अच्छा भाईजान शोर है इधर, मैंने कहा शो हो रहा है इधर। नेक्स्ट। अच्छा ये मशीन है, दिस मशीन इज फॉर +9। क्लास में वो बच्चा ढूंढ के दें जो 32+2+10 का टोटल करके कोई फिगर निकाल रहा है। मंड दे कड़ा सिक दे दे, क्या करा है अपने मंड दे, तो फिर कुछ और हम पंजाबी में समझते हैं, इसलिए प्लीज ना बोला करो। ओके, साथ वाले के सर पे हाथ रखें, शुक्रिया। इज इक्वल टू आप खड़े हो जाएं आज और रिफंड बताएं, जो रिफंड एप्लीकेशन जमा कराने के 45 दिन के अंदर अंदर जो है वो इनको मिल जाए, उस रिफंड पे उंगली रखें। अब अच्छा लगे, चले उठे। 3% रिफंड बताएं जो 0 रेट के अगेंस्ट जो है वो होना है। चलें और बताएं, रिफंड बताएं जो 45 दिनों के अंदर रिफंड हो जाता है। जल्दी वेल डन। हाँ 27 और 2, बिल्कुल 27 और 2 ये रिफंड होगा ऑन 0 रेट सेल, ठीक है? तो तू क्यों कह रहा है कि तुझे आता है? सर पहली रो में जरा बैठ के देख प्रेशर कितना होता है। 27 + 2 रिफंडेबल ऑन 0 रेट सेल, कितना हो जाएगा जी? 29। इसको आप न्यूमेरिकल की चिन्ह पे डाल देंगे, और अगर कोई वो रिस्ट्रिक्शन वाला 90% वाला हुआ तो वो आई वाली जगह पे डालेंगे। बादशाह सलामत, अब आप जाएं। आज वजीर ने हुक्म दिया, वजीर नहीं नीला मार्कर लेके आ,
नीला मार्कर किधर है? वजीर नहीं पराठे बना रही है। अच्छा, नीला मार्कर लेके आया जाए। वजीर आप ही मेरे बादशाह हैं। ओह हो, ठीक है, खुश हो गया आप लोग। टिक्का आखिरी क्लास में टिक्का बना रही है। भाईजान टिक्के का मतलब कोई और होता है, खुदा के लिए सोच के बोला कर चीजें। ये जो न्यूमेरिकल का फेस है, इसको आप हजरात अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए दोबारा कर देता हूं सारा। यार सारा ही चला गया, चलो जान दो जी। आप फेस पे आ जाए, शुक्र है आपने बता दिया, वरना हम तो पहुंचे हुए थे कहीं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल की चेंज से शुरू करें। ये किसी दिन टाइम निकाल के आए, कोई रात 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक तो आप जागे रहे होते हैं। किसी दिन टाइम निकाल के आए, ऐसे कॉलेज के बाहर से लोग गुजरे तो उनको लगे यार अंदर देखो कितना पढ़ रहे हैं। रिफंड ऑन 0 रेट सेल 27 + 2 29। खुला टाइम निकाल के आए किसी दिन, ये आपको पड़ी होती है जाने की, अगले टीचर बुला रहे हैं। 27 + 2 ओके जी। आउटपुट, खड़े हो जाए भाईजान, आप बहुत बोल रहे हैं। हुजैल साहब बहुत बोल रहे हैं, आप खड़े हो जाएं। आउटपुट बताएं किस फिगर पे लगाना है, कैमरा उधर लेके जाएं। आउटपुट किस फिगर के ऊपर कैलकुलेट करना है? जल्दी जाए ना, जल्दी जाएं, उधर बच्चों को नजर ना आवे, तुम्हें तो नजर आवे। आप थोड़ा सा दूर हटके, हाँ बस 1260, थोड़ा सा उंगली ऊपर करो, 1260। अच्छा 1260, कैमरा इधर लाएं। 1260 इंटू 17%, 214। लेस इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल, उंगली रखो एक्चुअल पे, 427 रखी, रखो 427। कैमरा इधर लाया जाए, प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड, आंखें इधर रखी जाएं। ब्रॉड फॉरवर्ड है कितना, उसमें मसला डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट डेड हो जाता है। जहां वहां नहीं पता अभी, जहां पेन है। अच्छा 552, 90% ऑफ 193। भाईजान 552 और 193 में से तुम्हें क्या लोअर लागे? 193 लोअर लागे। मैं बाहर ले जाऊं इसको, डांटेंगे तो नहीं? बाहर ले जाऊं 193 को। कितना माइनस करने को दिल चाहे? 552। लेकिन कितनी ख्वाहिशात पूरी हो सकी? बाकी ख्वाहिशात मरने के अगले महीने, बाकी ख्वाहिशात अगले महीने। सारी चीजें दुनिया में पूरी करने की कोशिश ना किया करें जी। 552 माइनस 190, 359 आइन वाली जगह पे। अच्छा अब जी 214 माइनस 193, 21। अच्छा अब आप ऐसा करें जी, कैमरा उधर ले जाएं। एक होते हैं आफ्टर शॉक, एक होते हैं बिफोर शॉक। अच्छा भाईजान इनपुट मशीन के ऊपर उंगली रखी जाए, 31। वेल डन। उंगली वापस इधर आए। लेस इनपुट मशीन अमाउंटिंग टू रुपीज बोले। तुमने लगाया। अच्छा तो अब बोले भाईजान ये क्या है? अच्छा 21 माइनस 31। आ गए आप लोग तो यार, घर से कैलकुलेशन करके लाते हैं। 10 इसके साथ लिखें सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड 10। अब मुझे जगह बनाने दें, एड 3% ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड। टक 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 था। चलें जी, टिकू पे उंगली रखें, सेल टू अनरजिस्टर्ड। कैमरा उधर करें, कैमरा सेल टू अनरजिस्टर्ड, मुझे तो नजर ना आवे। कैमरा तो नहीं था ना इधर, ठीक है चलो आप ले आओ। अच्छा जी, तो सेल टू अनरजिस्टर्ड बच्चों कितनी है? 0।
बगैर पूछे ही भाईजान तुम नस गए हो। छोड़ो यार, पानी पिए सारे, पानी लाया जाए। है पानी डालने का तरीका बताया जाए बच्चों को। क्या ऊपर कर, ना 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 बड़ा ऐसे नहीं, ऐसे बैक साइड में ना ना ना। पीछे का पीछे। अच्छा जी, वो जितने दी सॉरी चैप्टर 2 में आ जाए। बस क्या शो देखने आए हुए थे? अच्छा अपने नंबर ना बोला कर तू, चल बोल। पिक्चर फेस की इसकी अलग फेस यार, तूने अजीब बातें शुरू कर दी हैं फिर। जब बोल पूछे। वायर सेलर की एग्जांपल मैं आपको क्लास के बाद दिखाऊंगा फैकल्टी रूम में। ये 31 अगर अगले महीने माइनस करना हुआ तो फिर अगले महीने के इनपुट मशीन के साथ यहीं पे माइनस करेंगे। ओके मुबारक दें साथ वाले को, मुबारक हो। मैं बताता हूं आपके पास से खुशी आई है। मुबारक दें साथ वाले को। बुक खोलें, हमारा पेज नंबर 11 और 12 हो गया है बुक का। 11 और आधा 12। जफियां क्लास के बाद में डाल लीजिएगा। 11 और आधा 12 हमारा हो गया। अब मैं ऐसे ही एक काम करें जरा, पहले मेरे कहने पे ऐसे ही पेज जरा 12 पे आए, पेज 12 पे, पेज 12 पे किताब पे। इस्लामाबाद में अगर मजलिस शूरा है तो हर सूबे में सूबाई असम्बली है। पेज नंबर 12 के मिड में हूं मैं, पेज नंबर 12 के मिड में हूं मैं। अगर इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट है तो हर सूबे में गवर्नर है। अगर इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट है तो हर सूबे में, अगर इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर है तो फिर हर सूबे में, अगर इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली है तो फिर हर सूबे में प्रोविंशियल असेंबली है। डन। अब ये सारा रेपिटेशन है, ये मैं आपके सामने खोलने लगा हूं। पेज नंबर 9 और 7 मैं आपके सामने खोलूंगा थोड़ी देर बाद, पेज नंबर 11। लेकिन अभी सब्र कर जाएं। पेज नंबर 9 की हेडिंग्स क्या थी? एफसीएफ की बास्केट में क्या आएगा और पीएएफ की बास्केट में क्या आएगा। फिर था इनकी कस्टडी किनके पास होगी। फिर था फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली। फिर थे एफसीएफ की बास्केट खोल के जो पेमेंट्स करनी है। फिर था एनुअल बजट स्टेटमेंट के बारे में कि उसमें कुछ चीज़ों में डिस्कशन होगी लेकिन वोटिंग नहीं होगी। फिर था ऑथेंटिकेशन, यानी पीएम साहब के साइन आने हैं, फिर ऑथेंटिकेशन था। फिर था ज़रूरत पड़ने पे सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट। और फिर था अगर पीएम मौजूद नहीं है तो नेशनल असेंबली साइन कर दे, और अगर नेशनल असेंबली नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट अगर फौज के हाथ में है तो फौज साइन कर दे। लेकिन फौज का लफ्ज़ नहीं लिख के आना, हालात बड़े अच्छा, जो लफ्ज़ यहां लिखा हुआ है मतलब वही लिख के आना है। ये सारा पेज 9 वाले की हेडिंग है फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, और पेज 11 की हेडिंग है प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। उधर हेडिंग है एफसीएफ, फेडरल की जगह प्रोविंशियल। इधर हेडिंग है पीसीएफ। उधर है पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, इधर है पब्लिक अकाउंट ऑफ प्रोविंस, सूबे की बात है। उधर है सुप्रीम कोर्ट, इधर है, बल्कि जो लफ्ज़ चेंज है ना उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है। आप अगर पेज नंबर 11 पे देखें ना तो मैंने कुछ लफ्ज़ अंडरलाइन किए हुए हैं, ये वो लफ्ज़ हैं जो उससे चेंज है। उधर है फेडरल गवर्नमेंट, तो इधर है, तो अगले की हेडिंग कस्टडी, कस्टडी। इधर है फेडरल
और मजलिस शूरा, इधर है प्रोविंशियल और प्रोविंशियल, उधर है प्रेसिडेंट तो इधर है गवर्नर, उधर है ले बिफोर नेशनल असेंबली, इधर है ले बिफोर प्रोविंशियल असेंबली, उधर है एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन एफसीएफ, इधर है एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन पीसीएफ, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। अटेंटिव रहे तो पता नहीं क्या करें। अच्छा, उधर ना काफी ज्यादा तनख्वाहें हैं, तो पहली चेंज आप देखें, इधर तनख्वाहें कम है, इसको स्टार लेवल, इधर तनख्वाहें कम है, बस दो की तनख्वाहें हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस टाइप की चीजें इधर नहीं है। उधर है फेडरल और इधर है प्रोविंशियल, बस ये चीजें हैं। नेक्स्ट, फेडरल, फेडरल, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल असेंबली। उधर प्राइम मिनिस्टर ने साइन करने थे, यहां चीफ मिनिस्टर ने साइन। उधर नेशनल असेंबली, यहां सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। उधर है फेडरल और इधर है, पता नहीं पेज नंबर 11 और 12 से आई कि अपने कभी कोई सवाल नहीं बनाया, वो 9 और 10 में से ही बनाता है, हालांकि बना देना चाहिए उससे, कभी 11 और 12 में से भी बातें तो वही हैं सारी। तो वोट्स ऑन अकाउंट्स, उधर है नेशनल असेंबली और इधर है इधर 3 मंथ्स और उधर 4 मंथ्स, ये पहला फर्क आया। नेक्स्ट, इसके बाद इधर 4 ही है, अगले में 4 ही है। अच्छा, कहते हैं अगर आपको कोई ज्यादा ही समरी चाहिए तो वो ये है कि इन अल्फाज को इनसे आपने बदल देना। वो समरी कहते हैं मैं आपको दे देता हूं किन किन अल्फाज को किन किन से बदलना। तो शुक्र है, ये सबसे बड़ी नेमत थी 127। द रेफरेंस टू प्रेसिडेंट, पहले तो हेडिंग पढ़े ना, प्रोविजंस ऑफ इस्लामाबाद आर टू अप्लाई टू सूबे। इस्लामाबाद वाली प्रोविजंस ये सूबों के लिए भी हैं। इस्लामाबाद के लिए हमने पढ़ा था आर्टिकल 78 से 86। इसके लिए हमने पढ़ा था 78 से 86। और सूबों के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे आप लोग, साथ साथ बता नहीं रहे। इसमें है 118 से लेके 126। बाकी सारी बातें वही हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे रेफरेंस टू प्रेसिडेंट शैल बी रेड एज रेफरेंस टू गवर्नर, फेडरल गवर्नमेंट के रेफरेंस की बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सब कुछ हो गया। अच्छा जी, अब हमारा एक मेन सेक्शन है आज आर्टिकल, दैट इज नेशनल। ये सुबह फजर के बाद में वेला बैठा हुआ था तो मैंने कहा जरा टाइम बताया करें। नेशनल फाइनेंस कमीशन, सबसे पहला हमारा आर्टिकल कौन सा जी? नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन पाकिस्तान में एक इदारा है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला काम नहीं करता। नेशनल फाइनेंस कमीशन किसने बनाना है और इसने क्या काम करना है? प्रेसिडेंट शेल बना एनएफसी, प्रेसिडेंट बनाएगा एनएफसी हर 5 साल में एक दफा, हर 5 साल में एक दफा प्रेसिडेंट बनाएगा एनएफसी। एनएफसी का मेन काम आपको बताने लगा हूं, बाकी काम बाद में। ड्यूटीज, एंड पे तस्वीर कहना, ड्यूटीज ऑफ एनएफसी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, एनएफसी की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो सूबों के दरमियान और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान पैसे बांटे। यानी जो टैक्स इकट्ठा हुआ है अरबों रुपया, उसमें से कितना इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट को दे दें, कितना पंजाब को दे दें, कितना सिंध को दे दें, कितना बलोचिस्तान को दे दें। और ये बहुत बड़ा काम है जो एनएफसी ने करना होता है। ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, सबसे बड़ी ड्यूटी मैं पढ़ देता हूं, बाकी बाद में। सजेस्ट करेगी बांटना ऑफ टैक्स रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स का बांटना सजेस्ट करेगा एनएफसी। सजेशन के बाद प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा। प्रेसिडेंट के ऑर्डर में 3 बातें लिखी होंगी। नंबर 1, कितने पैसे किस सूबे को देने हैं? पैसे डायरेक्ट सूबे को देने हैं, दरमियान में कोई बंदा डालेंगे तो मसला है। जब पैसे एफसीएफ की बास्केट से निकल के सूबे के पास चले गए तो वापस नहीं मांगने सूबे से। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में कितनी बातें लिखी होंगी? 3। नंबर 1, कितने पैसे देने हैं। नंबर 2, सिर्फ सूबे को डायरेक्टली देने हैं। और नंबर 3,
भाई ना उठ के जाया करो बीच में। और नंबर 3, ये पैसे सूबे से वापस नहीं मांगने। ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन देगा एनएफसी। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट बताएगा किस सूबे को कितने पैसे एलोकेट होने हैं। ये पैसे डायरेक्टली सूबे को दिए जाएंगे और ये एफसीएफ की बास्केट में अगेन नहीं डाले जाएंगे। शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ अगेन। रिकमेंडेशन शेल बी लेड बिफोर, बी मैं कर दूंगा इसको, रिकमेंडेशन शेल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस। ये जो सजेशन है आप एनएफसी कमेटी की, ये दोनों हाउसेस के सामने, नेशनल असेंबली और सेनेट के सामने पेश की जाएगी। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही पेश की जाती है, बस बरकत के लिए। प्रेसिडेंट अमेंडमेंट कर सकता है रिगार्डिंग लॉ रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। पैसों में सूबे बांटने के असूलों को प्रेसिडेंट बदल सकता है। हो सकता है पहले पैसे बांटे जाते हों आबादी की बुनियाद पे, अब पैसे बांटे जाएं कौन सा सूबा रकबे में कितना बड़ा है उस एतबार से, तो पैसे बांटने के असूलों को प्रेसिडेंट बदल सकता है। और अगर दौराने साल किसी सूबे के पास पैसे कम पड़ गए तो प्रेसिडेंट फिर चंदा दे देगा। देखते हैं दोबारा। प्रेसिडेंट में मेक चंदा, प्रेसिडेंट में मेक चंदा इन नीड ऑफ जरूरत की सूरत में प्रेसिडेंट चंदा दे देगा, चंदा। ओके, नेक्स्ट और आखिरी बात, ये बातें लॉ में नई आई हैं, 3A और 3B। जब लॉ बना था तब नहीं थी। सूबे के जो पैसे इस साल दिए हैं वो पिछले साल की बनिस्बत कम नहीं होने चाहिए, बल्कि पिछले साल की बनिस्बत ज्यादा होने चाहिए। और दूसरी बात, बाई एनुअल मॉनिटरिंग होगी, यानी हर 6 महीने बाद देखा जाएगा कि ये सारा सिस्टम सही चल रहा है या गलत चल रहा है। शेयर ऑफ सूबा शेल नॉट बी लेस देन प्रीवियस तोहफा। प्रीवियस तोहफे से कम पैसे नहीं देने, प्रीवियस तोहफे से ज्यादा पैसे देने। चलें जी, लेट स्टार्ट। कौन बनाएगा कमेटी? मोबाइल यूज करेंगे साथ साथ। कौन बनाएगा कमेटी? प्रेसिडेंट। 5 साल बाद, 5 साल बाद एक कमेटी बनाया करेगा। इस कमेटी में ना लोग होते हैं 3, फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट का इसाक डार, और फिर सूबों के अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर। ये 2 किस्म के लोग होते हैं कमेटी में। अगली बात, एनएफसी की ड्यूटीज। एनएफसी की जी 4 ड्यूटीज हैं, मैंने सिर्फ एक बताई थी अभी। ड्यूटी नंबर 1, सजेशन देगी टैक्स का आना सूबों में कैसे बांटा जाए। दूसरी सजेशन, चंदा कैसे दिया जाए अगर जरूरत पड़े। तीसरी सजेशन बिल्कुल एक नई है, पाकिस्तान की हुकूमत की बोरोइंग पावर क्या है, यानी कितना पैसा हम बाहर से लोन ले सकते हैं, उससे ज्यादा अगर ले लिया तो शायद मुल्क का दिवालिया हो जाए, तो कितना पैसा बाहर से लोन ले सकते हैं। और चौथी भी कोई चीज होगी। प्रेसिडेंट के ऑर्डर तो आपको याद हो गया, इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1, कितने पैसे देने हैं किस सूबे को। नंबर 2, डायरेक्ट सूबे को देने हैं। और नंबर 3, वापस नहीं लेने। नेक्स्ट, सजेशंस बोथ हाउसेस के सामने ले बिफोर कर दी जाएंगी। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इन रूल्स में क्या कर सकता है, अमेंडमेंट्स कर सकता है। साल के दौरान चंदा देने की जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट बताएगा। इस साल जो सूबे को पैसे दिए गए हैं वो पिछले साल की बनिस्बत, और बाई एनुअल क्या होगी, मॉनिटरिंग होगी। नहीं, सूबों और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान निकाल लें जी, कल जो नोट्स बांटे थे उनका पेज नंबर 12। सबसे पहला सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफसी। जगा दें साथ वाले को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफसी, द प्रेसिडेंट शेल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years बना एनएफसी कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें कौन कौन होगा जी। नंबर 1 बता दें, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, पेज 12। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा किया, कल जो मैंने नोट्स बांटे ऑनलाइन वालों ने भी घर में बुक के ऊपर वो सारा वैसे ही नोट कर लिया। ये बहुत अच्छा किया था, आप लोगों ने भी घर में ना बुक पे नोट, बहुत अच्छा। द प्रेसिडेंट शेल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years एक एनएफसी बनाएगा। एनएफसी में होगा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और होंगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ एंड सच अदर पर्संस एज मे बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर मशवरा ऑफ गवर्नर्स ऑफ सूबे। एनएफसी की ड्यूटीज 4 हैं। It shall be the duty of NFC to make suggestions, लिखें, to make suggestions. It shall be the duty of NFC to make suggestions to president regarding suggestion number 1, हुकूमत और सूबों के दरमियान कैसे पैसे बांटे या कितने पैसे बांटे जाएं। ये पहली बात होगी। ये वाली इंग्लिश थोड़ी सी ना आपने याद अभी कर लेनी है। द बांटना, बोले, ऑफ टैक्स रिसीट, यानी टैक्स आया होगा ना उसे बांटना है। द बांटना ऑफ पिज्जा रिसीव्ड, पिज्जा रिसीव होते घर में फिर बांटा जाता है। द बांटना ऑफ टैक्स रिसीव्ड बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। नेक्स्ट, जागते रहें। द मेकिंग ऑफ
चंदा, द मेकिंग ऑफ चंदा इन जरूरत के केस में, इन जरूरत के केस में चंदा देना। चंदा कौन देगा, किसको देगा? फेडरल गवर्नमेंट देगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहेगी मैं आपके लिए चंदा लेके आई हूं, चंदा। पॉइंट सी, एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द बोरोइंग, उर्दू में उधार किस हद तक लिया जाए, यानी कितनी पावर है मुल्क में उधार लेने की। नेक्स्ट, एनी अदर फाइनेंस मैटर्स रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये किसकी ड्यूटीज हो गई? एनएफसी की। अगला आपको मैं पढ़ा दूंगा, पॉइंट 3 छोड़ें भी। पॉइंट 3A, अच्छा अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम अपलोड कर दिए ना। 3A, द शेयर ऑफ सूबा इन ईच अवार्ड। अवार्ड तोहफा होता है, सजेशन होती है, अमाउंट होती है जो दी गई है सूबे को, जो पैसे दिए गए हैं। कई दफा लोग बोला जाता है सूबे को पैसे अवार्ड कर दिए गए, यानी दे दिए गए। द शेयर ऑफ सूबा इन ईच तोहफा ऑफ एनएफसी shall not be less than share in previous award in previous year। previous award कब दिया गया होगा? shall not be less than the share in previous award in previous year। next, मॉनिटरिंग कैसे होगी, जल्दी बताएं। मॉनिटरिंग को हाईलाइट कर लें। बायनवली कौन करेगा, कैसे करेगा, ये देख लें। द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब और दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर सूबों के शेल मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड बाई एनवली। इस पैसों के बांटने को बाई एनवली देखेंगे साल में 2 दफा। एंड ले देयर रिपोर्ट्स, और अपनी रिपोर्ट्स ले करेंगे बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के ऑर्डर में 3 चीजें बता देंगे किसी को याद हो। नंबर 1, टैक्सेस कैसे बांटे जाने हैं सूबों में? डायरेक्टली उनको दिए जाएंगे पैसे, वापस नहीं डाले जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ एनएफसी द प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई द शेयर ऑफ टैक्स विच इज टू बी तकसीम टू ईच सूबा एंड दैट शेयर विल बी पेड डायरेक्टली, डायरेक्टली लिख लें, शेयर शैल बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। शेयर डायरेक्टली उस प्रोविंस की गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। एंड शेयर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ, अगेन लिख लें आगे, वापस एफसीएफ की बास्केट में ये पैसा नहीं डाला जाएगा। आगे क्या था प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद? रिकमेंडेशन शैल बी लेड बिफोर, द रिकमेंडेशन ऑफ एनएससी शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस। आगे, प्रेसिडेंट सूबों में पैसे बांटने के असूलों को बदल सकता है। Before any order, the president may make such amendments in the law relating to बांटना ऑफ रेवेन्यू। किस किस के दरमियान? वो जो सुबह से लगे हुए, बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड, इसकी उर्दू लिखी हुई है, प्रेसिडेंट सूबों के दरमियान पैसे तकसीम होने के कानून बदल सकता है। आखिरी बात की, प्रेसिडेंट में ग्रांट इन नीड ऑफ, दौरान साल जरूरत पड़ गई तो प्रेसिडेंट ग्रांट दे सकता है। द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर मे ग्रांट टू द सूबा इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड सच ग्रांट शैल बी चार्ज अपॉन एफसीएफ। चलें जी, रिवाइज करें। एनएफसी कौन बनाएगा? कितने कितने वक्फे बाद? 5-5 साल बाद। एनएफसी में कौन होगा? फेडरल मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। एनएफसी की 4 ड्यूटीज हैं, सूबों में पैसे बांटने के असूल, और दूसरा चंदा देना। चंदे में लिखा हुआ था फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और एक्सरसाइज ऑफ बोरिंग पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा हुआ था। अच्छा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर में 3 बातें, ये आपको पता है। ये सजेशन किसके सामने लेकर दी जाएंगी? प्रेसिडेंट पैसों में सूबे बदलने के असूल बांटने के असूल बदल सकता है, और प्रेसिडेंट जरूरत के वक्त क्या दे सकता है? चंदा दे सकता है। अच्छा जी, ये 161 कल पढ़ेंगे, 161 कल पढ़ेंगे। ये ऑलमोस्ट कुछ बातें इनमें से पढ़ी हुई हैं, इसको पढ़ के ख़त्म करें ताकि कल हम लॉसेस का चैप्टर शुरू करें। ये ज़रा ज़बानी सुन लें। प्रेसिडेंट की इजाज़त के बगैर 3 बिल पास नहीं हो सकते। बोलें, 3 बिल पास नहीं हो सकते। 1, सूबों में किस तरह पैसे बांटे जाएं, ये वाला असूल, ये जो भी पढ़ा है, सूबों में किस तरह, इसके असूल किसकी इजाज़त के बगैर नहीं बदल सकते। दूसरा, ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को दिए जाएं,
मिसाल के तौर पे अब्बू कहते हैं बेटा वो कुआं में लगा रहा हूं, वो घर में से सिर्फ उस कुएं से जो कमाओगे वो आप ही को दूंगा। इसी तरह ऐसा टैक्स लगाना मुल्की लेवल पे जिसके पैसे फेडरल गवर्नमेंट नहीं कब्जा करेगी, जिसके पैसे किसको दिए जाएंगे, ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को दिए जाएं। इसमें भी किसकी इजाजत की जरूरत होगी, प्रेसिडेंट की। और आखिरी बात, एग्रीकल्चर इनकम की अगर कभी डेफिनेशन बदलनी पड़ी तो वो भी प्रेसिडेंट की इजाजत से बदली जाएगी। प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर यह बिल पास, ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे बाद में किसको दिए जाएं, सूबे को दिए जाएं। ये बड़ा अच्छा सवाल आ सकते पेपर में, अभी तक आया नहीं, कभी आ जाना चाहिए। फॉलोइंग बिल्स विल नॉट बी मूव्ड इन नेशनल असेंबली विदाउट द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अ बिल, सिर्फ पहला बुलेट आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है। विच इंपोजेस अ टैक्स द पैसे ऑफ विच इज एलोकेटेड टू सूबा, उर्दू में लिखी हुई है इसकी। तो ऐसा टैक्स जिसके पैसे किसको दिए जाने हैं, वेयर इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, और अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स, अफेक्ट्स द ऑन विच मनीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू, इसकी उर्दू नीचे लिखी हुई है। सूबों में पैसों के तकसीम होने के असूल को बदलना किसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट की मर्जी। सूबे को नीचे वाले पॉइंट में एक पावर दी जा रही है कि तुम प्रोफेशनल्स पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स पर और दुकानदारों पर अगर टैक्स लगाना चाहो तो मजलिस शूरा से पूछ के लगा सकते हो। सूबा में, उर्दू में पढ़, प्रोविंशियल असेंबली टैक्स लगा सकती है प्रोफेशनल्स पर और बला बला। सूबा में इंपोज अ टैक्स नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड बाय मजलिस शूरा ऑन पर्सन्स एंगेज्ड इन प्रोफेशंस, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। सूबा इस पर टैक्स लगा सकता है। भाई बुक वापस निकालो, अजीब बंदा है। अगली बात, फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन सा फंड होगा, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड। इनमें से अगर ये ग्रांट किसी को करना चाहे पैसे कर दें, मे ग्रांट फॉर एनी पर्पस। ये बात हमने पढ़ी भी है 165। ये बात मैं आपको जबानी बता दूं, पहले तसल्ली से सुनिएगा। एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है प्रॉपर्टी पर इनकम। जैसे एक होती है मुर्गी और एक होती है मुर्गी से अंडे। आपको पता है प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगता है अगर खाली पड़ी हो। एक सेक्शन आया हुआ डीम्ड इनकम, हमने नया पढ़ा था कैपिटल गेन में, कि खाली प्रॉपर्टी पड़ी है उस पर भी अज्यूम कर लो इनकम कमा रहे हो। अच्छा, इस्लामाबाद वाले यानी फेडरल गवर्नमेंट अगर सूबे में जाके कोई प्रॉपर्टी बनाएं या उस पर इनकम कमाएं तो ना उनकी प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा, ना उधर इनकम कमाने पे टैक्स देना पड़ेगा सूबे को। पहली बात बताएं, इस्लामाबाद वाले अगर सूबे में जाएं तो कोई प्रॉपर्टी या इनकम उधर उनकी हो तो उस पे सूबे को टैक्स इन्होंने, एंड वाइस वर्सा। सूबे वाले अगर इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बाद में उस पर इनकम कमाएं तो सूबे पर टैक्स फेडरल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, सूबे से टैक्स फेडरल गवर्नमेंट नहीं ले सकती। और अगर सूबे वाले दूसरे सूबे में जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदें या इनकम कमाएं तो भी टैक्स नहीं देंगे, कि एक्सेप्शन है वो पढ़ाता हूं बाद में, तो भी टैक्स नहीं देंगे। तीन बातें आप बता दें, इस्लामाबाद वाले सूबे में जाकर इनकम कमाएं तो इस पर टैक्स सूबे को नहीं देंगे। सूबे वाले इस्लामाबाद आए या सूबे वाले किसी सूबे और में जाएं तो फिर इस्लामाबाद वाले या दूसरे उन सूबे वालों से टैक्स नहीं ले सकते जो उधर आए में। पढ़ें, फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या इनकम पर सूबे को टैक्स जमा, पहली बात होगी। अगली दो बातें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या इनकम पर टैक्स नहीं देगी चाहे कोई कानून पार्लियामेंट या किसी और सूबे ने बनाया हो, फिर भी पार्लियामेंट या सूबे वाले कहें टैक्स तो फिर भी हम टैक्स नहीं देंगे। पढ़ें, इस्लामाबाद वालों ने टैक्स नहीं देना अपनी मुर्गी पर या अंडों पर। किसको नहीं देना, सूबे को। सिमिलरली आगे लिखा होना चाहिए था, आगे लिखा होना चाहिए था सिमिलरली सूबे ने टैक्स नहीं देना, अंग्रेजी तो वही है जो ऊपर लिखी हुई है। सिमिलरली सूबे ने टैक्स अपनी प्रॉपर्टी पर या अपनी, अंडर द हुक्म ऑफ इस्लामाबाद और अंडर द हुक्म ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ अदर सूबा। लेकिन ये तो हो गई प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, इस टाइप की। हमने एक इनकम पढ़ी थी एग्जेम्पशंस के चैप्टर में कि अगर एक सूबा दूसरे सूबे में जाके बिजनेस शुरू कर दे तो फिर दूसरे सूबे वाले टैक्स मांग सकते हैं।
if a business is carried on by a suba outside suba, if a business is carried on by a outside suba, that income may be taxed by Islamabad और by other सूबा। सूबे वाले इस्लामाबाद में जाके बिजनेस करें या सूबे वाले किसी और सूबे में बिजनेस करें, इनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। एक और एक्सेप्शन पॉइंट 3 में, सर्विसेज पर फीस कोई भी ले सकता है, यानी मशवरा फीस, सूबे वाले दूसरों को मशवरा दें तो इसके फीस ले सकते हैं। However, fees for services can be imposed by anyone. Fees for services can be imposed by anyone. We are very lucky. 3 मिनट बच गए हैं तो सारा रिवाइज करें आज वाला। कौन सा वाला? 2 या 3? 2 में ये है, 2 में अभी रिवाइज करा देता हूँ, रिवाइज कराने में आ जाएगा। अच्छा भाई एक बात सुनिएगा, आज हमने एक और कमेटी भी बनाई थी सुबह सुबह न्यूमेरिकल से पहले। डेट इज नॉट नेशनल फाइनेंस कमीशन, डेट इज ए वेरी छोटी सी कमेटी, डेट इज कॉल्ड एज फाइनेंस कमेटी। ये हमने बनाई थी पेज नंबर 10 पर, ये हमने बनाई थी पेज नंबर 10 पर। अच्छा पहले तो आप रिवाइज करें जो न्यूमेरिकल से पहले हमने पढ़ा। मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट में नौकरियां कौन देगा? मजलिस शूरा खुद, असल में बैकएंड पे स्पीकर और चेयरमैन होंगे। ये तो हो गया नौकरी देना। नौकरी के बाद तनख्वाह भी तो देनी है, तो तनख्वाह वाले सफे पे भी साइन करने हैं किसी ने। ये प्लीज इधर देखें। अब नौकरी देने के बाद तनख्वाह देना अगला काम है। इसके लिए ना एक कमेटी बनेगी छोटी सी, इसमें आप ऐसा करो फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन रख लो, स्पीकर रख लो और सिर्फ इसहाकडार को रख लो। इसमें सूबों के मिनिस्टर नहीं आएंगे। इन तीनों लोगों को रख के कमेटी बनाओ और इनको छोटा सा काम दे दो कि इस्लामाबाद में जो सेनेट और नेशनल असेंबली का दफ्तर है ना, उनके मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दिया करेंगे लोग। तो ये छोटी सी कमेटी थी फाइनेंस कमेटी। इसका क्या है? मेरे ख्याल से दूसरी लाइन में इसकी फॉर्मेशन है, कैसे बनेगी, और पहली लाइन में इसकी ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज भी क्या है? एक ही ड्यूटी है। उधर तो फॉर्मेशन भी लंबी है, ड्यूटीज भी काफी ज्यादा लिखी हुई है। तो ये छोटी सी कमेटी है फाइनेंस कमेटी। एनएफसी बड़ी कमेटी है और इसको बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट। इसकी ड्यूटीज होंगी 4, वो आपको पता है। माजरत यार ये मैं कराना भूल गया, ये आप लोगों ने खुद ही पढ़ लेना। पार्लियामेंट जो टैक्स रेज कर सकती है वो इन चीज़ों पे कर सकती है, ये काट दें, ये याद करिएगा, कल पढ़ा दूंगा। पार्लियामेंट जो टैक्सेस रेज कर सकती है, जो टैक्स मांग सकती है लोगों से, ये कल पढ़ा दूंगा। अच्छा इसको मेरे ख्याल से रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनएफसी काफ़ी रिवाइज हो गई है, 3 दफ़ा रिवाइज हुई है। चलें जी, प्रेसिडेंट की इजाज़त के बगैर 3 बिल पास नहीं हो सकते। नंबर 1, ऐसा टैक्स जिसके पैसे सूबे को जाने हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन। तीसरा, सूबों में पैसे बांटने के बुनियादी असूल बदलना। सूबे वाले 3 लोगों पे टैक्स लगा सकते हैं। नंबर 1, प्रोफेशंस, ट्रेड, बोलें ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। सूबे वाले 3 लोगों पे टैक्स लगा सकते हैं। चंदा कोई भी किसी को दे सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट सूबे को टैक्स नहीं देगी, सूबा फेडरल गवर्नमेंट को या किसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स। अगर बिजनेस करे कोई सूबा दूसरे सूबे में, दैट इनकम में बी टैक्स्ड बाय इस्लामाबाद और बाय दूसरा सूबा। ये सिर्फ बिजनेस इनकम एक्सेप्शन है, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी की रिलैक्सेशन अवेलेबल है। और अगर कोई दूसरे को सर्विसेज दे दे तो इसकी भी फीस मांग सकता है। ठीक है जी, ओवर।